नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 11 लाख जवान, वो जवान जो भारत में आंतरिक सुरक्षा से लेकर के और सीमा की सुरक्षा तक की जिम्मेदारी उठाते हैं। वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, ये सब मिलाकर के 11 लाख से ज्यादा जवान। क्या देश के अर्धसैनिक बलों के मनोबल को राष्ट्र प्रेमी, देशभक्त, परम चरम नरेंद्र मोदी उस विश्वास में, आत्मविश्वास, मनोबल में भी खलल डालने जा रहे हैं? क्या उनके साथ भी खेल करने की कोशिश है? और संसद में मोदी पकड़े गए हैं। आप गौर से, जिसको भी देशभक्ति की परिभाषा पता होगी, देशभक्ति समझते होंगे, मोदी भक्ति को देशभक्ति मानने वाले शुरू में निवेदन है, कार्यक्रम न देखें। हम तो रोज कहते हैं मोदी की भक्ति और देशभक्ति में कोई नाता दूर दूर तक नहीं है। और यह भी बता दूं, मोदी का जो अंधभक्त है वो देशभक्त हो भी नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके लिए प्रायोरिटीज होंगी मोदी जिंदाबाद, उसके लिए भारत माता की जय के पीछे भी मोदी की जय जयकार छुपी हो। जो सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसके अंतर्गत मैं बताया बहुत सारे अलग अलग बीएसएफ से लेके एसएसबी तक सब कुछ है, क्या बिल लेकर के आए हैं? राज्यसभा में बिल पेश किया, क्या बिल लेकर के आए हैं जरा समझिएगा। और क्यों विरोध हो रहा है? क्यों सीढ़ियों पर, संसद की सीढ़ियों पर नारे लगाते हुए विपक्ष उतर आए? क्यों बायकॉट कर दिया? और फिर उस सदन को आसन के जरिए भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहती है चले, कई बार बयाना उल्टा हो जाता है। राहुल गांधी के चक्कर में खड़गे ने आज दौड़ा लिया मोदी जी को और भाजपाइयों को, बिलबिलाए फिर रहे हैं सबके सब। अभी आपको सुनवाई देता हूं सारा। और लेकिन वो तो अलग विषय है राहुल गांधी वाला। ये सीएपीएफ वाला मसला ज्यादा गंभीर है। 11 लाख जवानों का, उन अफसरों का, सीएपीएफ का अफसरों का, सुप्रीम कोर्ट के 2021 के आदेश से इस बिल का पूरा सच खुल गया है कि इस बिल का मोटिव क्या है। भाऊ को जोड़िए जरा, तब इस कार्यक्रम को हम शुरू करें। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले गंभीर विषय पर हमें जाना है। गंभीर विषय की शुरुआत हम करते हैं जरा उस विषय से अलग हट करके। सर्वदलीय बैठक में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी नहीं थे। उसको सदन में चर्चा किया गया, जबकि उस दिन के बारे में राहुल ने सार्वजनिक रूप से बताया, दिन बीतने के बाद बताया, उस दिन नहीं, कि पिछले दिन मैं कहा था। उनका केरल का दौरा था, केरल भी नहीं गए। गंगाराम अस्पताल में सोनिया गांधी एडमिट थी आईसीयू में, और जो सोफा बगल का है उस सोफे पे पूरी रात राहुल गांधी बैठे रहे। सर्वदलीय बैठक पर राहुल को टारगेट पे ले रहे थे। खड़गे जी ने जो दौड़ाया है ना 85 साल की उम्र में, जरा सुनवाइए मल्लिकार्जुन खड़गे को। Sir, I respectfully submit you, ये रेफरेंस जो दे रहे हैं कि उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें एलओपी नहीं आए और लोअर, कहाँ थे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? Where was he? अरे you may be. I have sent my representative. You are there. Sit down. Sit down. No, I will tell you. Sir, you please. You were there as government representative. I also sent my representative. Mukul Vashnik was there. Tariq Anwar there. Your prime minister won't come there. Should we come there to listen your lecture? What authority you got? Now, you are not dummy minister. You want to respond? You don't have power. Honorable Minister for Parliamentary Affairs, please. You withdraw it, sir. इस क्लिप में आपने एक चीज देखी होगी, खड़गे साहब बहुत कम दिखे होंगे।
वो कुर्ते में सभापति के आसन पर बैठे उपराष्ट्रपति ही नजर आए सभापति के रूप में। बोल रहे हैं खड़गे साहब, दिखाया जा रहा है सीपी राधाकृष्णन को, क्योंकि वो क्लास लगाए पड़े थे और जवाब नहीं था, और बात पूरी होने से पहले किसी तरह उनको शांत करने की कोशिश थी। लेकिन अब आते हैं हम विषय पर जो इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इस पर एक बिल लाया गया। जरा सुनते हैं हम एक एक करके बयान कि इस बिल पर क्या नाराजगी है। पहले सबके बयान सुन लीजिए, फिर बिल के बारे में और बिल के नफा नुकसान के बारे में अपने आप आधा तो यही समझ में आ जाएगा। चलाइए भैया। सर धन्यवाद आपको। मंत्री जी ने उनको जो कहने के लिए जो भी नोट्स दिए हैं शायद वो अधूरे हैं। और दूसरी चीज इतनी इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा से ज्यादा DOPT से भी संबंध रखता है, और जो लोग हमारे CAPF के लोग एक एयरपोर्ट, पोर्ट और सभी सामान्य जनता का जो संरक्षण करते हैं और हिम्मत से ठहरते हैं, ऐसे लोगों को तबाह करने का ये एक सरकार ने सोचा है। बिल पर बहस हो चुकी है, प्लीज। नो बिल पे बहस हो चुकी है। देखो साहब, अगर वो सुनना नहीं चाहते, अगर आप भी मुझे मौका नहीं देते, बिल पर बहस हो चुकी है, मैं नियम के तहत कह रहा हूँ आपसे। आप बड़े अनुभवी आदमी हैं। सर देखिए, इसमें 4 मुद्दे हैं। प्लीज सो मैं आप ब्रीफली बता दें। वही बता रहा हूँ। लीडर ऑफ हाउस बोलना चाहते हैं। रेपुटेशन का इंस्टीट्यूशनाइजेशन इसमें हो रहा है, ये एक मुद्दा, इसको हम अपोज करते हैं। प्लीज मैं बोला। दूसरा जी, करियर प्रोग्रेशन और मनोबल पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा पॉइंट है। प्लीज कंसल्टेशन एंड रिप्रेजेंटेशन का अभाव इसमें है, ये तीसरा पॉइंट है। स्पिरिट ऑफ जुडिशियल डायरेक्शंस, जो कोर्ट से आदेश आया, धन्यवाद। धन्यवाद। चारों पॉइंट हो गए। धन्यवाद, हो गए चारों पॉइंट। और कोर्ट का पालन करने वाले माननीय कोर्ट का धन्यवाद। चारों पॉइंट हो गए आपको। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद ये कहना, नहीं एक मिनट, ये आधा मिनट, आपने चारों पॉइंट बता दिए। आपने चारों पॉइंट बता दिए। इसीलिए ये 5 पॉइंट मैं आपके सामने रखा हूं, और आप इसका उत्तर भी आपके इसमें धन्यवाद। माननीय धन्यवाद। माननीय लीडर ऑफ हाउस, आपने बात पूरी कर ली। लीडर ऑफ हाउस सर, लीडर ऑफ हाउस, माननीय विपक्ष के नेता, वो हो गया चारों। माननीय विपक्ष जो लोग जान देते हैं, धूप में ठहरते हैं, सौ की देश की हिफाजत करते हैं, हम हमारी रक्षा भी करते हैं, तो इसके लिए हम ये चाहते थे आप सेलेक्ट कमेटी को भेजिए, वहां पर विचार विमर्श होगा, इसमें कमियां क्या है वो भी निकाल देंगे। इसीलिए धन्यवाद। सत्ता पक्ष से भी हम विचार करेंगे। धन्यवाद। अगर ये उत्तर ही नहीं मिला हमको, धन्यवाद, तो मैं नहीं, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, धन्यवाद। 5 पॉइंट के उत्तर इसमें नहीं है, इसीलिए हम वॉकआउट। लीडर ऑफ द हाउस, धन्यवाद। मतलब उतने देर में ये इनका कार्यकाल खत्म हो गया, बिल्कुल कगार पे है, लेकिन तब भी समर्पण में कोई कमी नहीं है हरिवंश के। आगे इसके बाद वॉकआउट हो गया। यहां खाली बीच में मैं 30 सेकंड लूंगा। ये CAPF का बहुत लंबा चौड़ा आगे भाव के साथ चर्चा में भी लाएंगे। इतना समझ लीजिए, CAPF जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जिसमें BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP सारे कुछ सब है उसी में। इनका जो DG होता है टॉप लेवल पर, DG BSF, DG ITBP, ये IPS बिठा दिया जाता है। ये बिठाते रहे, IPS बिठाते रहे।
2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, कहा कि जो आईपीएस डेपुटेशन पे बिठाए जा रहे हैं उनको क्रमिक रूप से उनकी संख्या घटा दी जाए, एक साथ के बजाय क्रमिक रूप से धीरे धीरे 20% पे लाओ, 10% पे लाओ, उनको हटाओ। सीएपीएफ के जो अफसर हैं वो भी यूपीएससी पास करके जाते हैं, वो ग्राउंड कॉम्बैट के एक्सपर्ट होते हैं, पूरी जिंदगी उसी में देते हैं, पूरी जिंदगी अपनी दे देते हैं, उनका अनुभव है। वही डीजी तक जाए प्रमोट होकर के, उनका उनके जवानों के साथ तालमेल है, एक आपस में बॉन्डिंग है, उनको अफसर बनाया जाए। लेकिन शायद वो दिल्ली वाला गया होगा, दिल्ली वाले के साथ मोदी जी का तालमेल बेहतर है, तो वो यहां के हिसाब से चलेगा। वो कॉम्बैट ऑपरेशन का एक्सपर्ट है, वो उसको पता है कि कैसे उसकी फोर्स चलनी चाहिए, वैसा चलाएगा। उस आदेश के खिलाफ ये बिल लाया है, मतलब उस आदेश को इंप्लीमेंट न किया जा पाए इसलिए बिल लाया है। इसमें डीजी अब बनेगा वही, बाकी सब पोस्ट पे भी आईपीएस जाएगा डेपुटेशन पे, लेकिन डीजी तो आईपीएस ही बनेगा, दिल्ली से गया हुआ, वो अफसर नहीं बनेगा। उस बीएसएफ का अफसर कभी नहीं डीजी बनेगा, आईटीबीपी का अफसर कभी नहीं डीजी बनेगा, सीआरपीएफ का अफसर जो पूरी जिंदगी उसी फोर्स में दिया है, अनुभव उसका है, वो नहीं डीजी बनेगा, यहां से कोई जाएगा आईपीएस। यही असली है। बताइए इतना उस फोर्स के साथ कितना उसके मनोबल पर खिलवाड़ होगा। जब ये वॉकआउट कर गए उसके बाद की एक रिएक्शन सुना दीजिए, फिर भाव के पास चलेंगे, फिर बाकी रिएक्शन सुनाएंगे। एक रिएक्शन कम से कम सुना दीजिए। पहला जो हमारे साथियों ने कहा, द स्पिरिट वही था कि पूरे विपक्ष ने कुछ माकूल प्रश्न उठाए थे, मनोभावना, मनोबल, उनके अंदर व्याप्त हताशा को लेकर के सरकार एक फोर्स को दूसरे फोर्स के खिलाफ खड़ा कर पा रही। पहले ये समुदायों को लड़ाते रहे, हीरोज को लड़ाते रहे जो फ्रीडम फाइट, अब फोर्स को, एक फोर्स को दूसरे के खिलाफ। और जितनी आपत्तियां तमाम विपक्ष ने जो चीजें दर्ज की थी, उस पर एक का भी मंत्री महोदय के पास जवाब नहीं था, उनको मजमून नहीं मिला उन जवाबों का। अतः समस्त विपक्ष ने ये वॉकआउट किया एक संदेश देने के लिए। हम अपने जवानों से भी, अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हो रही है इस बिल के पास होने के बाद। अब चलते हैं, अभी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। भाऊ, सीएपीएफ बिल आईपीएस जाता है, सुप्रीम कोर्ट रोकता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी जाने का फायदा नहीं है, वो वक्त और था, कभी कभी बीच बीच में रोक दिया जाता था। और बिल आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? और क्यों? जिसका अनुभव है, जो कॉम्बैट ऑपरेशन से लेके, मतलब जो उसी फोर्स में जिंदगी गुजार रहा है, उसको लीड करने वाला क्यों जाएगा यहां से नरेंद्र मोदी के पास से? देखिए आशीष, जब ये अंग्रेज चले गए तो उन्होंने सिविल सर्विसेज नाम की एक सर्विस शुरू की। आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, फिर रेलवे सर्विस, फिर फॉरेस्ट सर्विस, और बहुत सारी सर्विसेज के लोग सेग्रीगेट होते हैं। इसमें जो इलीट माना जाता है वो आईएफएस है। वो जनरली अपनी सर्विस छोड़ के, यानी फॉरेन सर्विस में कोई आईपीएस, आईएएस बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा डेपुटेशन पे गए हुए, वो लोग विदेश मंत्रालय ही संभालते हैं। आईएएस और आईपीएस ये लोग सेंट्रल पूल में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डेपुटेशन पे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। लेकिन मुझे लगता है कि ये यदि आपने अलग कैडर खड़ा किया है, बीएसएफ का, सीआईएसएफ का, बीपीटीपी का, यदि एक सेपरेट कैडर खड़ा किया है तो उस कैडर में उनके ऊपर छोड़ दो। ऊपर से आईपीएस लादने का मतलब क्या है? सबसे पहले वो आता है शॉर्ट टेन्योर के लिए, वो 3 साल के डेपुटेशन के लिए आता है, उसको अपने राज्य में जाने की जल्दी पड़ी होती है। क्योंकि देखिए, आईपीएस ऑफिसर राज्य में जब रहता है तो उसका ज्यादा वहां पे सेटिंग ज्यादा होता है। अब इसमें कोई मतलब बोलने में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार का पैसा नेताओं के पास जाता होगा वो तो चेंज है, सारा माल और जो है वो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पास मिलेगा।
मैक्सिमम आईपीएस ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद कई कंसल्टेंट करके काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी नहीं देते, अपने ब्लैक के पैसे वाइट करते हैं, ऐसा जो देखने में आता है। इनके बच्चे सब विदेश में पढ़ते हैं, इनके परिवार विदेश में सेटल होते हैं, और अतः मतलब जो आदमी कलेक्टर बनता है और सुप्रीम ऑफ पुलिस बनता है, तब से उसका शोषण चालू होता है, पैसा कमाना। और ये घर बैठ के नजराना मिलता है आपको, जैसा अशोक चक्रधर ने कहा था कि नजराना जबराना, एक जबरदस्ती वसूल किया हुआ जबराना मिलता तो नजराना, नजराना में करोड़पति बनते। तो इनको अपने होम कैडर में जब वापस जाना होता है, वहां की राजनीति, वहां का सेटिंग, वहां का प्लानिंग, लेकिन सेंट्रल डेपुटेशन में आते हैं क्योंकि आपको फिर डीजीवीजी बनना है, तो 2-4 सेंट्रल डेपुटेशन में भी आप गए कि नहीं वो भी देखा जाता है। तो आपका सेंट्रल डेपुटेशन में भले ही आप हो, लेकिन आपकी आत्मा जो है आपके राज्य में रहती है। तो आप नाम के लिए आते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, आप उस फोर्स के लिए कितना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, बहुत बिरले उदाहरण है। मैं सबको एक लाठी से नहीं हाँकना चाहता। कुछ लोग हैं डेपुटेशन पे आने के बाद भी उन्होंने, कुछ लोग तो डेपुटेशन पे ही रहते हैं, स्टेट में वापस ही नहीं जाते, क्योंकि वो दिल्ली में सेटिंग कर लेते हैं। तो यदि एक पैरामिलिट्री फोर्स का अपना कैडर है, कैडर नहीं होता तो बात अलग होती, यदि उनका अपना कैडर है, तो वहां प्रमोशन होते हुए डीजी क्यों नहीं हो? पोस्टल सर्विस है अपने यहां, तो पोस्टल डिपार्टमेंट में क्यों आईएएस ऑफिसर बैठे ऊपर जाके, क्यों बैठे? पोस्टल डिपार्टमेंट के आदमी क्यों उस मंत्रालय में, संचार मंत्रालय में चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं बन सकता? क्या जरूरत है कि आईएएस ही सेक्रेटरी बनना चाहिए? अब प्रॉब्लम ये होता है, कल तक वो आईएएस ऑफिसर फाइनेंस में था, आज उसको रूरल डेवलपमेंट में बैठते हो। मैं आपको बता दूं, मैं कई आईएएस अधिकारी की, ये मेरे सामने हुई किससे है आशीष जी, नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत बदनाम हो जाएंगे बेचारे। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी आके बैठ गए, नए नए ट्रांसफर हो गए रूरल डेवलपमेंट में, और सवाल जवाब जब पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं तो वो सवाल आगे ट्रांसफर होते नीचे आ जाते हैं। उन्हें सेक्शन बाबू जो होता है उसको बोला, डेस्क पे जो रहते हैं बाबू, उनको, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के सामने से वो फाइल गई, उन्होंने नीचे मार्क की कि इसके भाई सवाल ढूंढो, अब पार्लियामेंट में जवाब देना है। तो वो बाबू बेचारा आया, मैं चाय पी रहा था जेएस के सामने, उस बाबू ने कहा कि साहब, बोले बोलो बोलो बाबू क्या है? बोला ये सवाल अपने मंत्रालय का नहीं है, ये फॉरेस्ट है और एनवायरमेंट में जाएगा। Joint Secretary of a Rural Development Ministry doesn't know that the question which is asked by the member of parliament is being directed to the ministry, it does not belong to that ministry, it has to be answered by the different ministry. क्योंकि वो कल तक कहीं और था, आज यहाँ आया, उसका मंत्रालय समझने में टाइम लगता है। लेकिन यस, नो, टू बी सीन, रेफर टू एफए, रेफर टू लीगल ओपिनियन, इसके सिवा होता क्या है? मैं आपको आज मंत्रालय की सही किस्सा सुनाता हूं। हर मंत्रालय में एक बाबू होता है, बेचारा बस स्टॉप पे रहता, आता है शाम को 7-8 बजे, मंत्रालय खत्म होने के बाद 8 बजे निकलता है वो अपना टिफिन और लेके बिल्कुल थका हुआ, और घर जाता है बस स्टॉप से, और सुबह 9 बजे आके बैठ जाता है। वही सालों से बैठा हुआ है मंत्रालय में, वही जानता है कि एग्रीकल्चर मंत्रालय में काम क्या हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है। जब भी कोई इश्यू आता है, हमारे यहाँ बड़ी अलग सिस्टम, उसकी एक फाइल बनती है, उस फाइल पे ऊपर एक हरा कागज चिपकाया लगाया जाता है, टैग किया जाता है, और उस पे लिखा रहता है कि आप, उसमें नीचे फाइल का एक प्रीसी रहता है, एक पैराग्राफ में लिखा हुआ पूरे फाइल का जिस्ट। कोई अधिकारी पूरी फाइल नहीं देखता, उस बाबू ने जो जिस्ट बनाया है उसी को पढ़ के वो आगे ढकलते रहते, खिसकाते रहते। एक और मैं हास्यास्पद किस्सा बताऊं आपको, कैसे सरकार काम करती है। मुलायम सिंह यादव डिफेंस मिनिस्टर थे, ये बात मैं जवाबदारी से कह सकता हूं क्योंकि वो सैनिक स्कूल का मेरा जूनियर था, जिसके टेबल पे मैंने ये देखी, मैं लंच टाइम में उसके पास गया था और मैंने देखा, वो हंस के बता रहा था क्या करूं। मुलायम सिंह मंत्रिमंडल से निकल जाने के बाद 7 साल तक वो फाइल घूमती रही। मुलायम सिंह के बारे में किसी ने कविता लिखी, इसको छापो, कहां छपेगी? अब आर्मी के जो जनरल बंदर निकलते उसमें तो छप नहीं सकती। लेकिन ये फाइल आगे बढ़ाते रहे,
इतनी मोटी हो गई, हम्म। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये नहीं छप सकती है। क्या फालतू की बात है, फेंक दो इसको, फालतू लेके आए। नहीं, इसको आगे आगे रेफर करते रहे। आखिर में ये हुआ कि अब ये फाइल डिस्पोज करनी है। डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइलें डिस्पोज करना भी एक प्रोटोकॉल है। वो फाइल तय होती है, उसके बाद अधिकारी आते हैं, उनके सामने फाइल जलाई जाती है, उसको पानी में घोला जाता है, उसको गड्ढे में डाला जाता है। अब इतना लफड़ा कौन पड़ेगा, इसलिए वो फाइल मूव करते रहिए आगे। मैं आया, इतनी बड़ी फाइल आई, उसने बोला भाऊ क्या हो रहा है बताओ, काय होता है दिल्ली मध्ये। बोले ये पता नहीं, इतनी बड़ी, उसने भी आगे खिसका दी। ये हमारे अधिकारी काम करते हैं। यदि हमारे आईएएस और आईपीएस अधिकारी ईमानदारी से काम करने लगे तो ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। नहीं नहीं, वो तो ऐसी बातें हम क्यों करें जो होने नहीं है। मैं उसी लेकिन सीएपी लेकिन पे लेकिन अब ये अधिकारी जब डेपुटेशन पे जाएंगे आशीष, तो उनका काम क्या होता है? उसका सारा ध्यान अपने राज्य में होता है कि अब मैं वापस चला जाऊंगा तो अब वहां डीजी कौन बन गया, मेरी सीनियरिटी में मैं कहां हूंगा, क्राइम जो क्रीमी पोस्टिंग है उसकी अभी कहां हो गया, उसका टेन्योर क्या हो गया, वो पूरा टाइम अपने देश राज्य। व्हाई शुड ही बॉदर अबाउट बीएसएफ, सीआईएसएफ? मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 10% हु आर वेरी सिंसियरली डूइंग द जॉब। तो इट हैज टू बी। नहीं नहीं, फिर सवाल ये है कि अगर आईपीएस का वहां मन नहीं लगता है तो आईपीएस इसका मतलब नहीं जाना चाहता, तो जबरन आईपीएस को क्यों भेजा जा रहा है? दरअसल आईपीएस को भी मजा आ रहा है और सरकार को भी मजा आ रहा है। असली वजह क्या है? बंगाल में बीएसएफ का कैसे इस्तेमाल हो रहा है पिछले 5-7 साल से, आपने देखा होगा। बिल्कुल बंगाल में बीएसएफ का वो इस्तेमाल तब हो पा रहा है जब दिल्ली का दूत वहां पर बीएसएफ में डीजी बन के बैठेगा, तब ना बीएसएफ का मनमाफी का इस्तेमाल होगा। बीएसएफ का ही अफसर जो एडीजी और आईजी और एडीजी होते हुए, जैसे पुलिस विभाग में डीजीपी बनते हैं, वो वही एसपी होता है, एसएसपी होता है, डीआईजी होता है, आईजी होता है, और आगे बढ़ते एडीजी से और डीजी तक बन जाता है डीजीपी। तो अगर वही प्रक्रिया रहेगी उस बल में भी, तो वो अफसर हो सकता है आपके पकड़ में ना आवे, क्योंकि वहां पर वो जो है, जो भी चाहे बीएसएफ हो सीआईएसएफ हो, वो बॉडीज अपना अपना काम अलग तरीके से कर रही है। उनका आपसे रोज का लेना देना नहीं है। उनको जिले की मलाई नहीं काटनी है ना, उनको जिले का, जैसे उनका उनके साथ ये है ना कि उनको आप लाभार्थी योजना में नहीं ला सकते। नॉर्मली आईएएस आईपीएस लाभार्थी योजना में होते हैं, वो बिल्कुल लाभार्थी बिल्कुल। योजना में नहीं रहेगा। उसको क्या करोगे? कौन सा कि और मलाईदार जिला आप दे जो दो नोएडा? आशीष, अभी उसको जो तो नोएडा आप नहीं लाभार्थी कह रहे हैं, लाभार्थी कह रहे हैं आशीष जी, जो लाभार्थी कह रहे हैं, मैं उसका और एक बता देता हूं उदाहरण, ताजा ताजा उदाहरण। हम्म, एक गरीब घर का लड़का मेहनत करके आईएएस हो गया, उत्तर प्रदेश कैडर मिल गया, उसने इस्तीफा दिया। हाँ, अभी की बात 2022 है। से। अरे वो तो गजब है, वो मैं बताऊं, वो इतना ही मामला नहीं है भाऊ। वो पीसीएस पास करके समाज कल्याण अधिकारी था, मुजफ्फरनगर में उसकी पोस्टिंग थी। ये करीब 15 साल 16 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने वहां भ्रष्टाचार, एक जो है भ्रष्टाचार का मामला खोला, उस पर फायरिंग हुई थी, 7 गोलियां लगी थी उसकी। वो तो अपने आप में हमारे देश के, मतलब धन्य है कि ये सब स्टोरी नहीं देखना चाहते, नहीं तो मैं तो इतनी स्टोरी पढ़ी है। उसको 7 गोलियां लगी थी, वो जब पीसीएस के थ्रू समाज कल्याण अधिकारी बना था। तो फिर वो पीसीएस से फिर अपना पढ़ाई लिखाई किया, जिसमें जुनून था, जज्बा था। जब वो पहली नौकरी समाज कल्याण में 7 गोली खा लिया, आईएएस बना। आईएएस बना, और जो विश्व की सबसे तेज भगने वाली सरकार है, डबल इंजन के साथ भग रही है योगी आदित्यनाथ की। वो योगी ही कई बार लगता है कि आगे है या इंजन आगे, पता ही नहीं चलता है। ये मुख्यमंत्री 2022 से, इस मुख्यमंत्री के शासन ने 2022 से उसको कोई नियुक्ति ही नहीं दी, कोई नियुक्ति नहीं दी। राजस्व परिषद में डाल करके पहले छोड़ दिया, कोई नियुक्ति नहीं दी, रिजाइन कर दिया। सोचिए, एक उसने होनहार कहा कि मैं सिर्फ तनख्वाह लेके क्या करूं, सिर्फ तनख्वाह ही मिल रही है मुझे कोई काम ही नहीं, मैं काम करने के लिए आया हूं। वो बीजेपी का कार्यकर्ता बनने के लिए, बेसिकली रसीद कटवाने के लिए नहीं तैयार था भाजपा का, इसलिए रिजाइन बस करना पड़ा। हाँ, भाजपा का रसीद नहीं कटवाया बाकियों जैसे। ये सीएपीएफ
इसीलिए क्योंकि अपना आदमी बैठाना है। जरा और रिएक्शन सुनवाइए। ये भी मामला हो सकता है व्यूअर को न समझ में आवे क्योंकि सीएपीएफ से क्या लेना देना है। चलाइए। से भारतीय जनता पार्टी देश में विभाजनकारी सोच लाई है, उसी तरीके से अब आर्म्ड फोर्सेस में भी विभाजन करने की कोशिश की जा रही है। जहां पे पूरा जो डिस्कशन चल रहा था आईपीएस बनाम सीएपीएफ था, बल्कि सबको साथ में लेकर, सबकी बात सुनकर, सबके मन में क्या है वो विश्वास जीतना जरूरी था। यहाँ पर उन्होंने मोटिवेट करने का काम किया है। और जिस तरीके से ये बिल लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो दिख रहा है कि ये सरकार सिर्फ मनमानी कर रही है। इसके विरोध में आज हमने वॉकआउट किया है, हमने अपनी बातें रखी, हमने कहा आप प्लीज इसको एक जॉइंट कमेटी में भेजिए, इस पर चर्चा हो, स्टेक होल्डर से चर्चा और मिलजुल कर कार्रवाई की जाए। पर जब नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे ही आप सारी फोर्सेस को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कहाँ तक सही है, ये बात हमने रखी है और इसकी वजह से हमने वॉकआउट किया। अगला। देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है कि देश के 15,000 किलोमीटर सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे जवान और सीएपीएफ के अधिकारी, उनके हक को आज मारने के लिए कानून लेकर आई है सरकार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद, और ये 50 वर्षों की लड़ाई है, कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। 6 कमेटियों ने, और यहाँ तक कि मुरली मनोहर जोशी जी की कमेटी और जो चिदम्बरम जी हैं उनकी कमेटी और तमाम अधिकारियों की कमेटियां आई, जिन्होंने रिपोर्ट्स दी कि सीएपीएफ के अधिकारियों को भी प्रमोशंस मिलने चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, वो भी यूपीएससी का एग्जाम पास करके आते हैं, तमाम बातें लिखी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गई, बावजूद इसके उन्होंने ये काला कानून आज पास किया है। देश के 11 लाख सीएपीएफ के जवान और अधिकारी सरकार की तानाशाही को देख रहे हैं, मोदी जी की तानाशाही को देख रहे हैं, और जब वक्त आएगा तो वो लोग जवाब देंगे। अगला विजुअल चलाइए, जरा विजुअल लाइए वॉकआउट के बाद। मोदी सरकार हाय सीएपीएफ विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीएपीएफ विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जवान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जवान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जवान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जवान विरोधी, हटा दीजिए। जवान विरोधी, किसान विरोधी, क्या किस किस के विरोधी कहेंगे आप, लेकिन इस सब के बावजूद डंका बज रहा है। मास्टर स्ट्रोक इसको ही बताया जा रहा है। मैं कई मीडिया रिपोर्ट्स ये समझने के लिए पढ़ रहा था, तो उन मीडिया रिपोर्ट्स में सब बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो लिख सब रहे हैं कि आईपीएस को भेजते हैं डेपुटेशन पे सब, लेकिन उसके नीचे लिख देते हैं सरकार इसको ट्रांसपेरेंट, नियुक्तियों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ऐसा कर रही है। वही आखिर में ना वो गायक निबंध पे आ जाना है। ये मैं आपको बता दूं, इसमें जो है डीजी मतलब क्या परसेंटेज है, इसमें है कि 50% शीर्ष पदों पर 50% आईपीएस प्रतिनियुक्ति को बनाए रखते हुए कैडर अधिकारियों के लिए प्रमोशन और उसके नियम तय होंगे। इसमें आईजी के पद पर 50% आईपीएस होंगे। आईजी से ही शुरू हो गया है खेल, आईजी पर 50% आईपीएस। एडीजी के स्तर पर जाकर के 67% आईपीएस हो जाएंगे, 67%। और डीजी के पद पर सिर्फ आईपीएस होंगे और कोई नहीं होगा। ये आईजी लेवल से भाव शुरू हो रहा है। आईजी आप वही आईजी लेवल से ही आप खच्चीकरण कर रहे हैं, उस कैडर का मोटिवेशन ही नहीं दे रहे आप उसको। देशभक्त सरकार है, इनकी देशभक्ति का क्या करा है, क्या किया जाए इनकी देशभक्ति? ओढ़ा जाए, बिछाया जाए, लिटाया जाए? नहीं, ये कहते ना कि हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। ये दूसरी तीसरी चौथी बार है ये सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्णय को पलटता है इनका कानून, संविधान के खिलाफ है ये। नहीं करते हैं, ये करते हैं सम्मान जब इनके पक्ष में फैसला आता है। खासकर एक बात बताएं, इनका सम्मान तब से बढ़ा है जब से गवई और सूर्यकांत ये लोग
का सिलसिला शुरू हुआ तब से बढ़ा है सम्मान, और बढ़ा है, अभी और बढ़ेगा आगे सम्मान। वहां पर भी उन विषयों को चर्चा में नहीं लाया जाता है जिन विषयों पर चर्चा होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट पर अब चर्चा करने के लिए भाव ने आखिर में जब बोल ही दिया है कि सम्मान की बात, तो सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा करने के लिए हम मजबूर हैं। अभी हम कार्यक्रम लेकर आते हैं, बस लेकर आ रहे हैं, जब भाव ने बोल दिया तो लेकर आएंगे कार्यक्रम। इजाजत दीजिए अभी। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।